हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया टाइप का कंटेनर देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये यूज़ कैसे होता है। तो आपको याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग में वेरिएबल्स देखे थे। तो वेरिएबल्स हमने क्या किया था कि हमने एक वेरिएबल बोला था ए और उसको एक सिंगल वैल्यू 5 या फिर 7 या फिर एक कोई भी वैल्यू असाइन कर दी थी। तो ये केस तो सिंपल सा था। बट मान लो अब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है जो स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी क्लास में गए और उस क्लास में जितने भी बच्चे सबकी हाइट नोट कर ली। तो उस केस में अगर मैं ये चीज़ कंप्यूटर में डालने जाऊँ अपने प्रोग्राम में, तो यार मैं इसको कैसे स्टोर करूँगा अब? मान लो 100 बच्चे हैं, तो क्या मैं A1 A2 A3 ऐसा कर करके सारे के सारे वैल्यूज लिखना चालू करूँ क्या? मान लो अगर मैं ये करता भी हूँ तो एक तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़, यार A1 और A2 इतने स्ट्रांगली कोरिलेटेड नंबर्स है, क्या इसको ऐसे अलग अलग रखना बेस्ट अप्रोच होगा? तो इस केस के लिए जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स है वो लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, उन लोगों ने एक टाइप का कंटेनर क्रिएट किया जिसको हम लिस्ट बोलते हैं। इसका इक्विवेलेंट सी प्लस एस में अरे या फिर वेक्टर भी होता है, हम लोग देखेंगे ये सब होता क्या है। अभी के लिए हम लोग इन सबको लिस्ट ही बोलते हैं। सो लिस्ट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ जो नंबर्स है इनको एक साथ ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं ए को इंस्टेड ऑफ एक सिंगल नंबर, मैं क्या करूँगा कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ओपन करूँगा और उसके अंदर वैल्यूज लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्लास में बच्चों की हाइट लिखी तो 150 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, जो भी हाइट्स है सारे के सारे लिख दिए, सेपरेटेड बाय कॉमास, एंड देन मैं उस ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। एंड इस तरीके से हम एक ऐसा कंटेनर क्रिएट करते हैं जो वैल्यू स्टोर कर सके। तो एक बार इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं हम ऑनलाइन। सो गॉड बोल्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक, आप देखिए, एक अरे डिफाइन कर रखी है। ये जो लिस्ट है, अरे यार, लिस्ट अभी के लिए दोनों मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ। सो इस लिस्ट में मैंने ये 5 वैल्यूज डाल रखी है, आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 कॉमा सेपरेटेड। और अगर मैं बोलूँ कि यार आप पूरा का पूरा ये ए प्रिंट कर दो, तो आप ये देखो क्या आ रहा है। ये एग्जैक्टली जैसा है वैसे प्रिंट कर रहा है। अब मान लो कि मुझे इसमें एक वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं वो कैसे करूँ? तो इस चीज़ को करने के लिए हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। तो ये इंडेक्सिंग क्या होता है भाई? इसका नाम बड़ा है बट ये कुछ है नहीं कोई तोप चीज़। तो आप ये देख रहे हो मैंने इसके नीचे कमेंट कर रखा है कुछ वैल्यूज़। यहाँ पे 0 लिख रखा है, उसके नीचे 1 लिख रखा है। तो ये क्या चीज़ है? ये उन वैल्यू नंबर्स की इंडेक्स है। तो जो पहला वैल्यू होता है उसको हम 0 से रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जो ए है, मैंने जो प्रिंट के अंदर लिख रखा है, इसके साथ में अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल दूँ और यहाँ पे बोल दूँ 0, तो ये देखिए अपना पहला वैल्यू प्रिंट हो जाता है। एंड वैसे ही अगर मैं इसको हटा के 3 लिख दूँ, तो ये देखिए थर्ड, यानी एक्चुअली फोर्थ, क्योंकि 0 इंडेक्सिंग होती है, पहला एलिमेंट 0 होता है। तो जब मैं यहाँ पे ए ऑफ 3 लिखूंगा तो हमें फोर्थ वैल्यू इस अरे की मिल जाएगी, और फोर्थ वैल्यू क्या है? 4। तो ये देखिए प्रिंट क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इन वैल्यूज़ को अपडेट कर सकता हूँ सीधे सीधे। तो जब मैं ए ऑफ 3 लिख रहा था तो मुझे वैल्यू मिल रही थी, मैं उसी तरीके से ए ऑफ 3 को सीधे सीधे मैं यहाँ पे एक असाइन कर दूँ वैल्यू 7 मान लो। तो अब ये जो वैल्यू यहाँ पे जो 4 था, ये अब अपडेट हो गया 7 पे। अब मैं यहाँ पे अगर वापस से प्रिंट करूँ ए को, तो अब ये देखिए क्या हो गया ये। अब ये देख रहे हैं 4 हट के 7 हो गया। मैं अलग से यहाँ पे ऊपर भी ए को प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिख जाए। तो ये देख रहे हो बाकी सारे वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ए ऑफ 3 जो हमने चेंज किया था यहाँ पे, वो देखिए अब नया वैल्यू हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 4 की जगह 7। सो इस तरीके से ये एक छोटा इंटरेक्शन है लिस्ट का, हम लिस्ट को यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा होगा। ऐसा कंप्यूटर क्या करता है कि ये क्रिएट हो पाता है। तो अपन नोट्स पे चलते हैं वापस। तो जब भी हम एक अरे को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है कि कंप्यूटर अपने रैम के पास जाता है और वो बोलता है कि यार एक ब्लॉक ऑफ साइज
इस वेरिएबल ए के लिए डेडिकेट कर दूं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इतना बड़ा एरिया ए के लिए डेडिकेट हो गया। ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बट इट्स बेटर फॉर विजुअलाइजेशन कि हम लोग इसको इसी तरीके से देखें। सो अब इस केस में क्या हुआ है कि ये देखो, ये तो बहुत बड़ा ब्लॉक दे दिया मैंने, और इसके अंदर क्या हो रहा होगा अब। तो इसके अंदर ये देखिए बहुत सारे रोज हैं। तो अब क्या होता है कि ये रोज को मैं अगर नंबर कर दूं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो अब जब मैं बोलूंगा ए ऑफ 1, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो सीधे सीधे जंप कर जाएगा इस पे, और मुझे इस ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर्स में, आपको अगर याद हो वेरिएबल्स में, तो मैंने इस बारे में बात किया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली एक ट्रांजिस्टर्स के अंदर ही स्टोर होता है। सो इस ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर्स को वो रीड करेगा और वो उससे वैल्यू निकाल के दे देगा। अब ये देखो, इसमें ये फायदा होता है कि देखो मैंने जब ए ऑफ 1 बोला, तो उसको ऐसे लाइन वाइज जाना नहीं पड़ा सीक्वेंशियली, कि पहले मैं 0 में गया फिर मैं 1 में पहुंचा, ऐसा नहीं। कंप्यूटर को पता है कि ए ऑफ 1 कहाँ पे है, तो वो सीधे सीधे डायरेक्टली उस पर जंप करके उसकी वैल्यूज बता देता है। तो आपको ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, यानी बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करे, आपको आपकी वैल्यू मिल जाती है। अब हम लोग एक काम करते हैं, लिस्ट, अरे और वेक्टर में डिफरेंस समझते हैं। क्योंकि इनिशियली ये तीनों चीज सेम होती है, बट जैसे जैसे हम इनमें वैल्यू स्टोर करने लगते हैं, ये डिफरेंट हो जाते हैं। सो पाइथन में जो लिस्ट है और जो सी प्लस में वेक्टर है, वो एग्जैक्टली सेम चीज है। बट जो अरे होता है, इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, और वो होती है कि उसका साइज फिक्स्ड होता है। तो मान लो कि कंप्यूटर ने यहाँ पे जो अपना रैम है, उस पर जो मेमोरी ब्लॉक डेडिकेट किया है, वो छोटा पड़ गया। मान लो अपन ने स्टार्टिंग में अरे जो डिफाइन किया था उसमें 100 वैल्यूज थे, तो उसने इक्वेलेंटली यहाँ पे 100 साइज का एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया था। बट मान लो कि मेरे को रियलाइज हुआ कि एक वैल्यू छूट गया, तो अपन को अब क्या करना है कि इसमें एक नया वैल्यू डालना है। मान लो 195 डालना है। तो ये चीज़ अरे में नहीं हो सकती कभी, क्योंकि अरे जो होता है उसका साइज जो होता है वो स्टैटिक होता है। यानी एक बार जो मैंने अरे को साइज बता दी, वो फिक्स हो गई, वो उसके बाद चेंज नहीं होगी। बट वेक्टर्स या लिस्ट में क्या होता है कि ये चीज़ एक्सपेंडेबल होती है। तो वो चीज़ एक्सपेंडेबल कैसे होती है, तो जब अपन बोलते हैं कि 195 इसमें डालो, तो कंप्यूटर बोलता है यार अब इसके नीचे तो जगह नहीं है, मैं काम करता हूँ, एक नया ब्लॉक ऑफ मेमोरी डेडिकेट करता हूँ इसके लिए, और इस बार मैं साइज थोड़ा बढ़ा के देता हूँ इसको। यानी पहले के 100 के तो एलिमेंट्स के लिए जगह होंगे ही, प्लस कुछ एक रैंडम नंबर जो मुझे पता नहीं है, कंप्यूटर अपने हिसाब से डिसाइड करता है, वो एक्स्ट्रा एलोकेट कर देता है ताकि मैं एक्स्ट्रा वैल्यूज उसमें डाल पाऊँ। और फिर कंप्यूटर क्या करता है, ये जो वैल्यूज है इसको कॉपी करके एग्जैक्टली सेम यहाँ पर डाल देता है। एंड जो अपन नया वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 195, वो क्या करता है एंड पे यहाँ पे डाल देता है। अब आपको पता है, ये चीज़ जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन करी, ये क्वेश्चन एक हेज फंड ने मेरे दोस्त को 75 लाख सीटीसी के लिए पूछा था। ये हार्डवेयर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हेज फंड्स में क्या होता है कि ये एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है। तो जब यहाँ पे वेक्टर को अपन एक्सपैंड करते हैं ना, कि मेमोरी फुल हो गया एंड देन वेक्टर एक नया स्पेस क्रिएट कर रहा है, इस चीज पे आप ये देखिए कॉपी करने में ऑर्डर ऑफ एन टाइम एक्स्ट्रा लगता है। क्योंकि वो क्या करेगा, अब पहली बात तो नया मेमोरी एलोकेट करेगा, एंड देन वन बाय वन सारे वैल्यूज को कॉपी करेगा। तो ये जो टाइम होता है एक्स्ट्रा, ये ऑर्डर ऑफ एन लेता है। और ये चीज़ें एक हेज फंड को बहुत मैटर करती है, क्योंकि उनके पास बहुत फास्ट डिसीजंस के लिए बहुत छोटा टाइम होता है। तो उससे ये क्वेश्चन पूछा था, एंड मेरा दोस्त थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बट नाउ दैट यू नो, अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछे तो होपफुली आप अच्छे से जवाब दे पाओगे। अब ऐसे ही आप हम लोग आगे और इसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने देखा कि एक्सेसिंग एलिमेंट कितने आराम से हो जाता है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन यहाँ पे लिख भी रखा था। तो अरेज के जो भी फीचर है अपन एक बार वो एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि अगर मैं ए ऑफ 1 बोल दूं,
यहाँ पे एक्सेसिव एलिमेंट का मतलब यही था। तो मैं कंप्यूटर क्या करता है, स्ट्रेट उस वैल्यू पे जंप कर जाता है। बट मान लो मुझे एक वैल्यू सर्च करनी है, मैंने बोल दिया कि मेरा एक अरे है ए, इसमें फाइंड करो वैल्यू 7। तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, वो इंडिविजुअली सारे वैल्यूज पे जाता है और वो चेक करता है कि क्या वो वैल्यू है या नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप गेस कर सकते हो कितना टाइम लगने वाला है ना। वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, मुझे पहले वाले में वैल्यू नहीं मिली, दूसरे वाले में वैल्यू नहीं मिली, एंड सो ऑन, एंड लास्ट में जाकर मुझे वैल्यू मिला। तो आप देख लो इस केस में क्या होगा, टाइम कितना लग जाएगा मुझे, ऑर्डर ऑफ एन। हेंस मैंने यहाँ पर लिख रखा है सर्चिंग के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन। वैसे ही मान लो कि मुझे नया एलिमेंट इसमें ऐड करना है, तो ये चीज़ तो हमने ऐसा डिस्कस किया ही कि अगर मुझे नया एलिमेंट डालना है और अरे ऑलरेडी फुल है या फिर मेरा जो लिस्ट फुल है, तो वो कॉपी करके नया करेगा एंड देन नया मेमोरी एलोकेट करेगा। लेकिन मान लो कि मुझे बीच में एक एलिमेंट डालना है, थर्ड जगह पे कोई एक वैल्यू 8 डालनी है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो थर्ड पे जाएगा सीधे सीधे और वो देखेगा थर्ड पे क्या है। अब थर्ड में तो वैल्यू है, फोर्थ में भी वैल्यू है। अब मान लीजिए अगर नीचे एक्स्ट्रा मेमोरी ब्लॉक अपने पास है, तो कंप्यूटर इस केस में क्या करेगा, ये जो थर्ड की एक्चुअल वैल्यू है उसको फोर्थ पे शिफ्ट करेगा, फोर्थ की जो एक्चुअल वैल्यू है फिफ्थ पे शिफ्ट करेगा, और फिर जाके जो अपनी एक्चुअल वैल्यू है वो थर्ड पे डाल देगा। तो इसका वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लीजिए क्या हो सकता है कि अपन शुरू कर रहे हैं कि पहले जीरो वाले वैल्यू पे ही, और वो बोलते हैं कि जीरो में वैल्यू 10 इंसर्ट कर दो। तो उस केस में क्या होगा, अपन जीरो वाले को नीचे मूव करेंगे, वन वाले को उसके नीचे, एंड नीचे सो ऑन, है ना। एंड फिर जाके अपन जो अपने नया वैल्यू है उसको डालेंगे। तो आप देख रहे हो इस केस में ओवरऑल टाइम कितना लग जाएगा। एग्जैक्टली exactly. सो वापस से जब शिफ्ट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जाएगा। अब मान लो सेम चीज़ डिलीशन के लिए भी एप्लीकेबल है। डिलीशन में क्या होगा, डिलीशन में मान लो कि मुझे एक एलिमेंट डिलीट करना है, फर्स्ट एलिमेंट। तो क्या होगा, फर्स्ट अगर एलिमेंट डिलीट करना है तो ये गायब हो गया। तो अब ये अगर गायब हो गया तो मुझे सेकंड एलिमेंट को ऊपर शिफ्ट करना है, थर्ड को उसके ऊपर, फोर्थ को उसके ऊपर, एंड सो ऑन। तो ये देख रहे हो, ये पार्ट और ये पार्ट तो एक दूसरे इक्वलेंट है। तो सिमिलरली इस केस में भी मुझे ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही लगेगा। एंड अगर मुझे जब अपडेट करना है, तो ये पार्ट तो हम लोगों ने देखा ही था। मान लो कि मुझे सीधे सीधे सेकंड एलिमेंट को अपडेट करना है, मुझे 2 था उसको 7 बनाना है। तो उस केस में क्या होगा कि अपने पास जो पुरानी 2 की वैल्यू थी, मान लो उसमें 10 रखा हुआ है, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि इस ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे है उसमें जो पुरानी वैल्यू है उसको वो इरेज कर देगा। जब पुरानी वैल्यू इरेज हो जाएगी तो वह करेगा जो नई वैल्यू है 7 उसको जाके उसमें डाल देगा। तो इस केस में अपडेट करने में बिल्कुल कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगता है, क्योंकि ए ऑफ 2 जब एक्सेस करना होगा तो वो सीधे सीधे कर लेंगे अपन, है ना, क्योंकि कंप्यूटर का एड्रेस पता होता है। एंड जब अपडेट करने की बात आए तो वो जो इरेज एंड देन इंसर्टिंग द न्यू वैल्यू है, वो वाला पार्ट ऑर्डर ऑफ वन टाइम हो लेता है। तो देखिए अपडेटिंग ऑर्डर ऑफ वन में हो जाता है। तो ऐसी अरेज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन पाइथन जिस बंदे ने क्रिएट किया उसने कर रखा है। तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स में जाके गूगल कर सकते हो एंड आप ये देख सकते हो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल अपेंड है, तो अपेंड क्या करता है, इट एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। वैसे ही एक्सटेंड है, वो क्या करता है कि मल्टीपल आइटम्स एक साथ अपने लिस्ट में ऐड कर देता है, एंड सो ऑन। सो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दिस डॉक्यूमेंटेशन, एंड we will in next video explore more applications and we will start solving questions। क्योंकि ऐसे मैं ज्ञान तो दे सकता हूँ बट एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चंस करके ही हम इसका एप्लीकेशन प्रॉपर्ली समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम।